हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए उस दिन टॉपिक छूट गया था, एंट्रॉपी तक हम लोग अध्ययन किए थे। तो देखिए एंट्रॉपी मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। किसी भी कोई व्यवस्थित क्रम है उसमें अव्यवस्थित अगर हो जाए कोई एक क्रम, तो उसको हम उसमें डिसऑर्डरनेस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इससे अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे घर में कोई सामान व्यवस्थित तरीके से रखा है तो उसकी एंट्रॉपी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर हम एक सामान इस कोने में और एक सामान दूसरे कोने में, मतलब पूरे सामान में सामान बिखा दे, तो उस कमरे की एंट्रॉपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें अव्यवस्थित तरीके से हम अरेंजमेंट हो जाएगा। इसीलिए किसी निकाय की जो एंट्रॉपी होती है उस निकाय में अव्यवस्था की परिचायक होती है। एंट्रॉपी को हम कैपिटल एस द्वारा तथा एंट्रॉपी में परिवर्तन को डेल्टा एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंट्रॉपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है, और इसका मान जो होता है निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है। तो एंट्रॉपी परिवर्तन बराबर अंतिम अवस्था की एंट्रॉपी माइनस प्रारंभिक अवस्था की एंट्रॉपी, और इसको हमने इंडिकेट सब प्रतीक के रूप में किया है। तो यस अंतिम और यस प्रारंभिक। डेल्टा एस इक्वल, अगर डेल्टा एस का मान पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में निकाय की एंट्रॉपी बढ़ेगी, और डेल्टा एस का मान निगेटिव है तो ऐसी स्थिति में निकाय की एंट्रॉपी घटेगी। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो एंट्रॉपी परिवर्तन होता है वो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस उत्पाद माइनस एस अभिकारक, मतलब एस प्रोडक्ट और माइनस एस रिएक्टेंट। और जब जल में हम विलेय को घोलते हैं तो अणुओं की जो घूमने की स्वतंत्रता बढ़ जाती है, इसी कारण से एंट्रॉपी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर वही वस्तु है ठोस से द्रव में बदल रही है तो इसकी एंट्रॉपी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें अव्यवस्थित के जो परमाणु रहेंगे अव्यवस्थित होंगे लिक्विड स्टेट में, और जब द्रव से ठोस में जाएगी तो एंट्रॉपी घटेगी, क्योंकि उनके जो मालिक्यूल रहेंगे वो रेगुलर अरेंजमेंट में जाएंगे। परंतु अंडे में ऐसा नहीं होता है, जब उसको उबाला जाता है तो एंट्रॉपी क्या होती है, बढ़। और इसकी एंट्रॉपी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो इसमें उपस्थित प्रोटीन के अणु रहते हैं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, इस कारण ऐसा होता है। और द्रव को जब हम वाष्प में बदलते हैं तो भी इसकी एंट्रॉपी बढ़ती है। किसी अभिक्रिया में अणुओं की संख्या बढ़ने पर भी एंट्रॉपी बढ़ती है। जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल और 4 मॉलिक्यूल होगा तो इसकी भी एंट्रॉपी क्या होगी, बढ़ेगी। और द्रव या गैसीय अभिकारक के अणुओं द्वारा ठोस उत्पाद अणुओं में परिवर्तित होने पर एंट्रॉपी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि ठोस अणु में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। एंट्रॉपी का जो मात्रक होता है कैलोरी पर केल्विन मोल होता है। ब्रह्मांड की एंट्रॉपी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि उसमें अव्यवस्थित क्रम हो जा रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण, और जो कहिए पर्यावरण क्षति जो उसमें है। और चक्रीय प्रक्रम के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन का मान क्या होता है, शून्य होता है। और गलन की जो एंट्रॉपी होती है डेल्टा एस गलन इक्वल टू डेल्टा एच एफ बटे कैपिटल टी। यहाँ डेल्टा एच एफ जो है गलन उष्मा, टी क्या है, गलनांक है। अब वाष्पन की एंट्रॉपी देखिए, डेल्टा एस वाष्पन इक्वल टू डेल्टा एच पी बटे टी। तो डेल्टा एच पी जो है वाष्पन उष्मा है और टी क्वथनांक है। अब यहाँ देखते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी के जो द्वितीय नियम की परिभाषा है कई प्रकार से दी गई है। उन्होंने ये बताया कि बिना बाह्य कार्य किए, मतलब कोई भी अगर बाहर से कार्य नहीं किया जा रहा है तो ठंडी वस्तु गर्म वस्तु और ऊष्मा का प्रवाह स्वयं नहीं होता। और प्रकृति में जो सभी स्वतः परिवर्तन होते हैं अनुक्रमणीय होते हैं। प्रत्येक स्वतः प्रक्रम में एंट्रॉपी क्या होती है, बढ़ती है। अब यहाँ देखते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो परम शून्य ताप पर प्रत्येक पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रॉपी क्या होती है, वो शून्य होती है। अब देखिए यहाँ गिब्स ऊर्जा और मुक्त गिब्स ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हम अधिकतम कार्य कर सकते हैं उस ऊर्जा, और इसको भौतिक वैज्ञानिक जो थे अमेरिकन गिब्स वैज्ञानिक ने जिन्होंने दिया था, इसलिए इस ऊर्जा का नाम गिब्स ऊर्जा पड़ा, ये ध्यान दीजिएगा। और जो ये भौतिक वैज्ञानिक थे उन्होंने एंथैल्पी और एंट्रॉपी के मध्य एक संबंध बताया, और इससे एक नए अवस्था फलन को दिया, और जिसे हम गिब्स ऊर्जा कहते हैं, और इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी बराबर एच माइनस टी एस। एच जो यहाँ एंथैल्पी है, टी परम ताप, एस एंट्रॉपी है। और जब गिब्स ऊर्जा में हम परिवर्तन करते हैं तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस माइनस एस इंटू डेल्टा डी। जब हम स्थिर ताप पर लेंगे डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इस इक्वेशन को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण भी कहते हैं। अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और मानक गिब्स ऊर्जा के लिए मानक दशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर मानक गिब्स ऊर्जा इतने डिग्री, इतना टेम्परेचर रहेगा और इतना वायुमंडलीय दाब रहेगा। और मानक गिब्स ऊर्जा जो होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं इस तरह से,
जी जीरो से इज इक्वल टू, या यहाँ पे आप इस पर लीजिए डैश मान लीजिए तो बराबर एच जीरो माइनस टी इंटू एस जीरो मानक गिफ्ट। देखिए यहाँ पे मानक गिफ्ट ऊर्जा में परिवर्तन होने पर डेल्टा जी जीरो इक्वल टू डेल्टा एच जीरो माइनस टी इंटू डेल्टा एस जीरो माइनस एस जीरो इंटू डेल्टा टी। इसी ताप पर भी यहाँ डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से डेल्टा जी जीरो इक्वल टू डेल्टा एच जीरो माइनस टी इंटू डेल्टा एस जीरो। स्वतः प्रक्रम के लिए क्या होगा, मतलब फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। असतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव पॉजिटिव होता है और साम्य अवस्था होने पर डेल्टा जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ देखते हैं ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। देखिए ऊष्माधारिता मतलब ऊष्मा को की जो मतलब मापा जा सके उसे कई तरीके से। तो जब किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक हम ऊष्मा की मात्रा होती है, मतलब जो ऊष्मा हम उसमें देते हैं जिसके द्वारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाते हैं किसी पदार्थ को, तो ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो ऊष्माधारिता कहलाती है और इसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊष्माधारिता कैपिटल सी इक्वल टू ऊष्मा की मात्रा बटे कैपिटल डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी क्या है, तापांतर, मतलब ताप में अंतर, मतलब T1 से T2 तक। ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है कैलोरी पर केल्विन होता है। अब यहाँ देखिए हम मोलर ऊष्माधारिता देखते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तो किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप जो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है मोलर ऊष्माधारिता। देखिए ऊष्माधारिता और मोलर ऊष्माधारिता में डिफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 मोल का ताप हमने ये लाइन बढ़ा दिया, इसे मोलर ऊष्माधारिता करेंगे, और जब किसी पदार्थ के का ताप केवल यहाँ होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसको हम ऊष्माधारिता कहेंगे। ये चीज़ बस अंतर है। इस प्रकार से इसको कैपिटल सी वी एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलर ऊष्माधारिता सी एम इक्वल टू ऊष्मा की मात्रा बटे एन गुणे डेल्टी, और यहाँ क्या पदार्थ का मोल, मतलब जो मोलर ऊष्माधारिता पूछेगा तो हम यहाँ पे स्मॉल एन इंडिकेट करेंगे। और ये ऊष्माधारिता और मोलर ऊष्माधारिता में यही अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मोलर ऊष्माधारिता का जो मात्रा होता है कैलोरी पर केल्विन पर मोल, अरे पर नहीं मोल केल्विन मोल होता है। अब यहाँ देखते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ विशिष्ट ऊष्माधारिता, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप, जब विशिष्ट ऊष्माधारिता पूछेगा तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, और इसे हम सी एस से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है सी एस इक्वल टू ऊष्मा की मात्रा बटे यम गुणे डेल्टा टी। यहाँ यम जो है पदार्थ की ग्राम में मात्रा है और डेल्टा टी क्या है, तापांतर। विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है कैलोरी पर केल्विन ग्राम होता है। क्या होता है, कैलोरी पर केल्विन ग्राम होता है। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल एक नया टॉपिक अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।